नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मेट्रो सिटी का और मेट्रो सिटी में बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ सीएम मनोहर लाल ने किया है और इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि अब विधानसभा में काम भी ऑनलाइन होने वाला है, इससे विधायकों को भी ज्ञानवर्धन होता नजर आएगा। सीएम ने कहा है कि ई विधान एप्लीकेशन से पर्यावरण को भी बचाया जाएगा। सीएम ने नए भवन को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा है कि नए भवन जल्द ही मिल जाएंगे और तमाम सुविधाएं उसमें मुहैया होंगी। सारी दुनिया वो एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है कि विधानसभा में अब हम ई सेवा इसके माध्यम से अपने सारे काम अब ऑनलाइन करेंगे। जो बड़े बड़े गट्ठड़ हमको कई बार मिल जाते हैं बजट के समय या विधानसभा के अन्य जो कमेटियों की रिपोर्ट्स होती हैं उसके नाते से भर भर के ले जाते हैं, अब आपको कोई किताब नहीं उठानी पड़ेगी। मेरा तो ये कहना है कि ये विधानसभा का जब सारा शुरू हो रहा है, अब इसमें जैसे ही स्टार्ट होगा विधानसभा का सत्र, प्रश्नोत्तर सारे जो आपको बंडल, और मंत्रियों को तो पूरे बंडल लेके जाना पड़ते हैं, सब तैयारी करनी पड़ती है, सबके पास भी आते ही हैं, चाहे स्टार्ड प्रश्न हो चाहे अनस्टार्ड हो, सब उसी के अंदर लोड हो जाएंगे। इसलिए हमारे विधायकों को अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए ई सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। इतनी शायद पुस्तकें हम अपने घर में ले जाकर पढ़ भी नहीं सकते, हर कोई लाइब्रेरी में जा नहीं सकता। लिया अपना, उसके अंदर लोड किया, सेव किया, फाइल बनाई, चलते आते जाते, चाहे आप गाड़ी में बैठे हैं वहां देख सकते हैं, घर में बैठे वहां देख सकते हैं, नाश्ता कर रहे हैं वहां उसको देख सकते हैं। यानी इसका उपयोग अपने साथ, जैसे एक शरीर हमारा चलता है, साथ हम अपने आईपैड को, लैपटॉप को लेके चलते हैं, तो जहां मर्जी खोलो, जहां मर्जी देख लो। इसका बहुत बड़ा एक उपयोग होने वाला है। एकदम इसमें पारदर्शिता आएगी और पारदर्शिता के साथ साथ जैसे बताया पेपरलेस। आज पर्यावरण के नाते भी संयोग से हमारे संसदीय कार्य मंत्री पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो पर्यावरण के नाते भी बहुत बड़ा एक उपयोग होगा। कागज बचेगा। कागज बनाने में आखिर तो पर्यावरण दूषित होता ही है, पेड़ कटते हैं, पेड़ों से कागज बनता है, फिर उसकी प्रिंटिंग होती है, वेस्ट होता है, फिर उस कागज को उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए फिर हमको आग लगानी होती है या कोई और उपयोग करते हैं। पर्यावरण का दूषित होना भी इससे काफी बचता है कि बहुत जल्दी हमारा विधानसभा का एक नया भवन ये भी हमको मिलने वाला है। जमीन मोटे रूप से उसके ऊपर सहमति बन गई है, कागजी कार्रवाई उसकी थोड़ी बाकी है, उसको पूरा करेंगे। ये भवन भी अपने पास रहेगा और नया भवन भी हमारे पास होगा। इसका उपयोग और नए भवन का उपयोग जैसे जैसे करना होगा उस हिसाब से करेंगे, ताकि स्थान की जो कमी पड़ रही है वो न हो। आज तो हम जितने भी वहां ऑफिस हमको विधानसभा में चाहिए उतना स्थान भी नहीं है। कल को असेंबली की संख्या हमारी बढ़ जाए तो हम उससे ज्यादा कुर्सियां उसमें लगा नहीं सकते हैं। तो ये सारी संभावना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन से पंचकुला जिले के विकास को गति मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अथॉरिटी के गठन के पीछे सरकार का उद्देश्य पंचकुला में रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना है और निवासियों की गुणवत्ता और जीवन को उपलब्ध करवाना होगा। साथ ही कहा कि राज्य सरकार पंचकुला के सतत दीर्घकालीन और संतुलित विकास के लिए अनेक योजनाओं के लिए काम करती रहेगी और पंचकुला में सिटी बस सर्विस शुरू करने के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं चालू करने की संभावनाओं का खाका भी रखा गया है। उधर चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा कांग्रेस ने सोनिया गांधी की ईडी से पेशी को लेकर प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सहित कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। आपको बताएं कि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा और ये कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है, जो लोकतंत्र का हनन है। वहीं गीता भुक्कल ने भी लगातार केंद्र सरकार को घेरा है और ये कहा कि एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है।
केंद्र की 3 एजेंसी होती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। उनकी क्रेडिबिलिटी है एक, तो जब उसका राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो इस वास्ते आज पूरी कांग्रेस पूरे देश में उतरी है, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया गया। वो एक माननीय नेता है और कोई मतलब नहीं उनका, तो इस वास्ते ये लगता है कि इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है संघर्ष कर रही है, जिस तरह से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी का, सीबीआई का इनका दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं को तंग करने के लिए कर रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता, हमारी अध्यक्षा, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी जी से लगातार पूछताछ वो कर रही है। तो मैं समझती हूँ ये संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग करने का काम सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए प्रदेश के अंदर इन दिनों बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और बदमाश दिन दहाड़े लोगों की हत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला पृथला का है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा जो है वो फूटता नजर आया है। पृथला में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला पृथला के गांव छायसा का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने तड़के सुबह 25 वर्षीय राहुल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब राहुल हर सुबह की तरह अपने परिजनों के साथ घूमने के लिए बाहर निकला था। बताया जा रहा है कि जब राहुल नीम की पेड़ के नीचे बैठा था, तभी कार में सवार होकर आए हत्यारों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बदमाशों के इस हमले में राहुल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तड़के सुबह हुए इस हत्याकांड की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। हत्याकांड से आक्रोशित ग्रामीणों ने बाजार बंद करवा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और बदमाशों को खाकी का कोई खौफ तक नहीं रह गया है। वहीं गम में डूबे मृतक राहुल के परिजन और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। सुबह 6 बजे के लगभग हमारे घर के सामने एक पोलो गाड़ी आई और वहाँ पे राहुल जो हमारा चचेरा भाई है, तो उसके साथ में उन्होंने फायरिंग कर दी। 3 बंदे थे, तीनों के हाथ में पिस्टल थी और वो वहाँ से जैसे हमने हल्ला गुल्ला मचाया वो मौके से फरार हो गए। आज सुबह हमारे गांव में बहुत ही शरीफ लड़का अपने घर पे बैठा हुआ था अपने भाइयों के साथ, यानी चाचा ताऊ के लड़के के साथ बैठे थे। 2 गाड़ियां आई और उस गाड़ी में से 3 लड़के उतरे जिनके हाथ में पिस्टल थी और सीधी आकर के उस लड़के को गोली मार दी। जैसे नीचे की तरफ गिरा तो एक बच्चे ने उसको बचाने का प्रयास किया, उस पर पिस्टल तान दी और फिर 3 गोली उसके सर में मारी और एट द स्पॉट वो एक्सपायर हो गया। तो पूरे गांव में भारी रोष है। हमारे गांव में पहली घटना ऐसी, किसी की इतनी ताकत के बीच गांव में आकर के सरेआम किसी को मार दे। हत्याकांड की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और हत्याकांड से जुड़े सबूतों को जुटाने के लिए फॉरेंसिक और सीआईए टीम की मदद भी ली जा रही है। इलाके में सनसनी बने इस हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हो सकता है, लेकिन पुलिस इस मामले के हर पहलू की बेहद बारीकी से जांच कर रही है। राहुल सन ऑफ राजकुमार, करीब 26 साल उसकी उम्र है। वो और उसके साथ 2 उसके पड़ोसी भतीजे दोनों बैठे हुए, तीनों ही बैठे हुए थे। उसी टाइम अचानक एक पोलो गाड़ी आती है और आती है उसको गोली मारती है। बाकी दोनों दूसरे हैं, उनको कोई कुछ नहीं करता। इसको करीब 4-5 गोली मारी है। हमने मौके पर अपने रेफरल टीम आ गई, सारे अफसर आ गए, सीआई आ गए, तफ्तीश जारी है। सुबह तड़के हुए इस हत्याकांड ने जहां एक घर के चिराग को बुझा दिया, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस ने हत्याकांड के खुलासे के लिए टीम गठित कर दी है। क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को निश्चित तौर पर अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की जरूरत है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर झज्जर से आ रही है, जहां पर पिछले काफी समय से अपनी मांग को मंगवाने के लिए आशा वर्कर सड़कों पर उतरती हुई नजर आए हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। वहीं आशा वर्कर अपने अनाज मंडी की टीन शेड के नीचे बैठकर लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्कर ने कहा है कि कोविड के दौरान पैसा उन्हें नहीं दिया गया और साथ ही पिछले 6 महीने से उनका वेतन रुका हुआ है। आशा वर्करों का यह भी कहना है कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास का घेराव भी करेंगे और उग्र प्रदर्शन भी करते हुए नजर आएंगे। उधर बहादुरगढ़ के जूता उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों को हरियाणा सरकार ने एक बड़ा तोहफा दे दिया है और रोहतक में देश का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क बनेगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जूता उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रोहतक में 500 एकड़ जमीन पर फुटवेयर पार्क बनाने की घोषणा की है और बहादुरगढ़ के जूता इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों ने इसका स्वागत किया। उद्योगपतियों का यह कहना है कि बहादुरगढ़ में अब तक देश का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क था और न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जूते की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन अब रोहतक में देश का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क बनने वाला है तो चाइना से जूता इंपोर्ट पर निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलते नजर आएंगे और उद्योगपतियों ने हरियाणा और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का इस तोहफे का आभार भी व्यक्त कर दिया है। उधर आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत झज्जर जिला के अलग अलग स्थानों पर 75,000 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है और हरियाली को प्रोत्साहन देने के लिए जिले में 73वें वन महोत्सव के अवसर पर गांव सिवाहना में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने गांव सिवाहना पहुंचकर स्कूली बच्चों की जागरूकता रैली को रवाना किया है और पौधारोपण कर ग्रामीणों के पर्यावरण संरक्षण का महत्व भी समझाते नजर आए हैं। ये वो थोड़ा पश्चिम वन महोत्सव देख कल का था 19 तारीख का, जब से और आज भी और अगले लगभग 4-5 दिन के लिए हमने जितने भी पौधे लगाए हैं सभी को अपने सिविल हॉस्पिटल प्रांगण में लगाना है। कोशिश ये रहेगी कि कोई भी जगह ऐसी ना बचे कि जिसमें पौधा ना लगे हो। ज्यादातर हमारी कोशिश फूलदार पेड़ों की है, जहां मतलब समान काम समान वेतन की मांग को लेकर झज्जर नगर परिषद के कर्मचारी पिछले 11 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहा है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया है और सरकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार पिछले लंबे समय से समान काम समान वेतन लागू करने का वादा तो कर रही है, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा। आज भी नगर परिषद की बैठक पर काम करने वाले कर्मचारियों को बहुत कम तनख्वाह दी जाती है और इसके चलते कर्मचारी लगातार हड़ताल पे चल रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने सरकार को यह चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो हड़ताल को जारी रखेंगे। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हर खबर के साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी, आज ही संपर्क करें। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
पता का चाय, गजब का स्वाद। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हरा दिया है और 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की जो है वो शपथ लेंगी। देश की पहली आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू, जो देश की पहली आदिवासी महिला होने के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेती हुई नजर आएंगी और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वो हरा चुकी हैं, यानी कि 25 जुलाई को वो शपथ लेंगी और 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ द्रौपदी मुर्मू लेती हुई नजर आएंगी। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच एक बड़ा गैप जो है वोटिंग का होता हुआ शुरू से नजर आ रहा था और अब अंततः ये फैसला हो चुका है कि देश की पहली आदिवासी जो राष्ट्रपति हैं, जो महिला राष्ट्रपति हैं, वो द्रौपदी मुर्मू बनती हुई नजर आएंगी और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वो हरा चुकी हैं। आपको बताएं कि बहुत पहले से ही लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर सरकार जो है वो अपना उम्मीदवार किस राज्य से और किस जात और प्रांत से उतारती हुई नजर आएगी। तो इस बार भारत सरकार ने अपना कैंडिडेट और जो गवर्नमेंट है उन्हें अपना कैंडिडेट एक आदिवासी महिला को उतारा और उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है और उन्होंने ये जीत हासिल कर ली है, यानी कि अब वो देश की 15वीं राष्ट्रपति होने वाली हैं और उन्होंने एक बड़े अंतर से विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है और 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेती हुई नजर आएंगी। और इससे पहले जो कार्यकाल था वो आपने देखा होगा कि रामनाथ कोविंद इस देश के जो हैं वो राष्ट्रपति चुने गए थे, वो भी दलित समुदाय से ही आते थे, यानी कि भारत सरकार ये कहें एनडीए जो है वो आदिवासी, दलित और तमाम पिछड़े वर्गों को अनदेखी ना करते हुए एक उच्च पद पर लेकर जा रही है। और क्या मैसेज जाएगा, क्या 2024 की भी तैयारियां यहां से लगातार भारत सरकार करती हुई नजर आएगी। उधर बात करेंगे हिसार के तावड़ू में खनन माफियाओं को रोकने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह विश्नोई की निर्मम हत्या कर दी गई और उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव सारंगपुर के सरकारी स्कूल में सम्मान सहित लाया गया। इस दौरान उन्हें आखिरी सलामी देने के लिए अस्पताल के ग्रामीणों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया है और इस दौरान डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल के साथ साथ आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई, डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा और प्रोफेसर संपत सिंह सहित अनेक नेता मौजूद रहे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई का पार्थिव शरीर गांव के स्कूल में लाया गया, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और अंतिम विदाई उनको दी गई थी। डीएसपी के पार्थिव शरीर को बिश्नोई रीति रिवाज के अनुसार मिट्टी में दफन किया गया है। बहुत ही जांबाज ऑफिसर थे और बहुत ही जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है सबके लिए हमें बहुत ही दुख की घड़ी है। जहां परिवार के लिए दुख की घड़ी तो है ही, उसके साथ साथ पूरे एरिया के अंदर ही, पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर के रोष भी है, दुख भी है। बिल्कुल चिंता का विषय है और इस पे कड़ा संज्ञान सरकार ने लिया है। अभी पूरा घेराबंदी जो क्रिमिनल लोग है उनकी हो गई है। जो भी माइनिंग के या इस धंधे के अंदर जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर भी पूर्ण रूप से सख्त कार्रवाई के आदेश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। हाँ, इस पे कुछ भी कह पाना बहुत जल्दी होगा। मैं थोड़ा इसकी तय तक और जाके उसके बाद ही कोई पे विचार कर पाऊंगा। उनके बेटे ने कहा है कि वो अपने पिता का सपना पूरा करना चाहेंगे अगर उनको नौकरी का पद दिया जाता है। सरकार ने हालांकि घोषणा की है, लेकिन वो कनाडा में सेटल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि वो उसको सम्मान से लेंगे।
हाँ बिल्कुल सरकार को जो बेटा चाहता है सरकार को देना चाहिए, क्योंकि शहीद सुरेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से मिसाल वो रहे अपनी, जितना लंबा समय उनका सरकारी नौकरी में रहा, एक मिसाल थे ईमानदारी की। तो मैं समझता हूँ बेटे की इतनी बड़ी बात कही है तो निसंदेह अपने पिता का खून उसके अंदर। ऐसा जिस तरह से खनन माफियाओं ने शहीद सुरेंद्र की हत्या की है, इसकी तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। केवल ड्राइवरों का ये काम नहीं हो सकता, ड्राइवर तो सिर्फ एक नौकरी कर रहा होता है। जो इस भूमाफिया, इस खनन के धंधे में जो लोग लिप्त हैं, उन लोगों को इस गिरफ्त में लेने की जरूरत है। एक व्यक्तिगत तो हमारा संपर्क बहुत रहा है उनके साथ, एज एन ऑफिसर भी वो मेरे साथ काम किया उन्होंने। अब जब मैं डीजीपी हूँ और पंचकुला बैठता हूँ, इन दिनों भी आकर बीच बीच पे वो मेरे से मिलते रहते थे। तो मेरे कई सारे ऐसी यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो एक व्यक्तिगत जो एक क्षति है वो तो हमें महसूस होता ही है इस चीज़ का। और इसके अलावा एक जांबाज पुलिस अफसर है, एक शहीद है, हम लोग के लिए एक प्रेरणा है। नूंह में हुए डीएसपी की हत्या को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट लिखा है और उस ट्वीट में हरियाणा सरकार ने विवाद में खनन माफियाओं के द्वारा डीएसपी की मौत का जिक्र किया है। उन्होंने उस क्षेत्र में अवैध खनन और अन्य सभी परिस्थितियों की न्यायिक की जांच की बात भी की है। हरियाणा सरकार ने तावड़ू में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की माइन माफिया द्वारा डंपर से कुचलकर हत्या कर दिए जाने और उस सारे क्षेत्र में इलीगल माइनिंग की जांच कराने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी गठित करने का फैसला किया। खबर नारनौल से आ रही है, जहां पर हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी ने कई स्कूलों का दौरा किया है और इस दौरान शिक्षा स्तर के बारे में उन्होंने जानकारी ली। वहीं स्कूलों के कार्यकृत प्रिंसिपलों ने यह बताया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 की किताबें उन्हें मिल चुकी हैं, लेकिन 2 से 3 और 4 कक्षाओं की किताबें अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई। इन पर सरकार के मॉडल संस्कृति स्कूल भी शामिल बताए जा रहे हैं, जहां पर बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई। आगे प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि जिन कक्षाओं को किताबें नहीं मिल पाई हैं वो पुरानी किताबें बच्चों को उपलब्ध कराकर पढ़ा रहे हैं। और पूरे मामले को लेकर संवाददाता मनोज गोस्वामी जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त से बात करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कक्षा 1, 5 और 6 के बच्चों को सभी किताबें मिल चुकी हैं और जिन बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो, इसको लेकर हम पुरानी किताबें उपलब्ध करवा रहे हैं और अगले सप्ताह तक हमारे जिले का टेंडर हो जाएगा और इसके बाद जल्द ही किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि अगर बगैर शिक्षा सामग्री के बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। नहीं, किताबें पहली, 5वीं और 6ठी में तो 100% हो चुकी हैं और जो बच्चे को किताब नहीं मिली है इसका मतलब ये नहीं उसके बाद बुक्स नहीं है। हम सीनियर बच्चों को नीचे किताब दिलवा देते हैं, किसी प्रकार की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही और अगले ही हफ्ते का टेंडर है हमारी डिस्ट्रिक्ट का और अगले हफ्ते में सभी बच्चों को किताबें मिलेंगी। पढ़ाई का स्तर जी बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छे से सभी टीचर रहते हैं। हमारे डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, डिजिटल बोर्ड से क्लासेस चलती हैं। ये मॉडर्न संस्कृति स्कूल है जी, इसमें हमारे पास इंग्लिश मीडियम की किताबें भी आ चुकी है पहली कक्षा की और 5वीं और 4ठी 5वीं भी हिंदी मीडियम है, पहली से 3री इंग्लिश मीडियम है। उनकी अभी बाकी बुक्स जो सा बोले पहुंच जाएंगी। पहली और 5वीं की हमारे पास बुक्स जून में आ चुकी है। फर्स्ट और 5th की किताबें तो जुलाई के महीने में आई हैं, आ चुकी हैं और 2री, 3री, 4थी की बुक्स नहीं मिली हैं, लेकिन हमने बच्चों को पुरानी किताबें उपलब्ध करवा रखी। चलिए, फ्लॉलेस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।